हाय वेलकम टू सिटी लॉजिक्स। माय नेम इज़ मोहम्मद इसरार और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेशन रिसर्च के अंदर स्पेशल 4 केसेस जो कि हमें देखने को मिलते हैं। पहला केस है हमारे पास डीजेनरेसी, दूसरा केस है अल्टरनेटिव ऑप्टिमम ऑप्टिमा या अल्टरनेटिव ऑप्टिमम और तीसरा है अनबाउंडेड सॉल्यूशन और चौथा है नॉन एग्जिस्टिंग या फिर इनफिजिबल सॉल्यूशन। अब ये क्या होते हैं और ये कैसे करते हैं, ग्राफिकली इनकी क्या पहचान है और इनकी जो हमारे पास सिंप्लेक्स मेथड में हमारे पास जो टेबल बनता है उस टेबल के थ्रू हम इनको कैसे पहचानेंगे, तो ये देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है डीजेनरेसी। डीजेनरेसी में आपके साथ क्या होने वाला है ये देखते हैं। एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे कहीं पर भी आपके दो कंस्ट्रेंट्स या दो लाइनें, हम इस वक्त कहते हैं दो इक्वेशंस जहाँ पे मिलती हैं और वो पॉइंट अगर आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी है तो फिर क्या होने वाला है वहां पे, जब आप ओरिजिन से यहाँ पे जाएंगे तो जाने के बाद आपको समझ नहीं आएगी, आपको दो तरफ सॉल्यूशन गाइड करेगा। एक बोलेगा यहाँ पे चले जाओ, दूसरा आपको बोलेगा यहाँ पे चले जाओ, ये आपका सॉल्यूशन आपको बताएगा। सही है। जब आप यहाँ से यहाँ पे जाओगे, यहाँ से यहाँ पे आपको आगे पास दो रास्ते हो रहे हैं अब यहाँ पे बन रहे हैं जाने के लिए, तो अब आप किस रास्ते का इंतखाब करेंगे, ये वाली प्रॉब्लम जो है ना डीजेनरेसी प्रॉब्लम कहलाती है। सही हो गया। अब हम इसको इसकी पहचान करते हैं और इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम देखते हैं हम इसको करना क्या है। ग्राफिकली अगर मैं समझाऊं तो यहाँ पे हमें किसी एक इक्वेशन को रिमूव करना पड़ेगा। इस केस में मैंने कहा कि मैं इस वाली इक्वेशन को रख रहा हूँ और इस वाली को रिमूव कर रहा हूँ। आप इस वाली को रख सकते हैं और इस वाली को रिमूव कर सकते हैं, तभी आपके पास जो सोल्यूशन आएगा वो बेहतरीन आएगा। तो हम चलते हैं, वही ये जो ग्राफिकली यहाँ पे आपको इक्वेशन शो की हुई थी उन्हीं का यहाँ पे आपके पास इक्वेशन फॉर्म है। ये नॉन इक्वालिटी में यहाँ पे लिखी हुई थी और इनको मैंने कन्वर्ट कर दिया इक्वालिटी में। यहाँ पे सरप्लस वेरिएबल्स मैंने इंट्रोड्यूस करवा लिए। अब स्लैक वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करवा ली। अब हमने यहाँ से ऑप्टिमल टेबलो बनाना है। ऑप्टिमल टेबलो बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने टेबल बनाया, इसका फर्स्ट टेबलो बनाया जो हमारे पास ये जो इक्वेशन थी। तो इससे देखा जाए यहाँ से हमारे पास x1 से 1 आ गया, सॉरी ये 0, पहले तो हमने x1 से 1 आ गया, ये यहाँ पे z नहीं था तो z 0 आ गया। सेम वही प्रोसीजर जो हम पहले 4 लेक्चर्स में फॉलो करते आ रहे हैं। देन यहाँ से 4 आ जाएगा, देन यहाँ से आपके पास s1 का 1 आ जाएगा, यहाँ से आपके पास 1, यहाँ से 2 और यहाँ से फिर आपके पास s1 तो ही नहीं 0 आ जाएगा और ये आ जाएगा s2 1 आ जाएगा। और देन ये 8 और 4 आ गया और ये आपके पास जो आपके पास इक्वेशन थी, क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, वहां से आपके पास ये वाली वैल्यूज आ गई। आने के बाद आपने टोटल वही पुराना वाला प्रोसीजर फॉलो किया। इसको करना क्या था, इसको मैक्सिमाइज करना था और आपने देखा मैक्सिमाइज करने के लिए हमें सबसे जो छोटी वैल्यू है उसको पकड़ना होता है और उसको क्या करना होता है, हमें पॉजिटिव करने की कोशिश करनी होती है। जीरो करते हैं फिलहाल, बहरहाल हमने जी वाली लाइन को पॉजिटिव करना होता है और जो सबसे छोटी वैल्यू है आप उसको क्या करते हो, उसके वेरिएबल को इंटरिंग वेरिएबल कंसिडर करते हो। तो यहाँ पे x2 मेरे पास इंटरिंग वेरिएबल बन गया और इस लाइन का जब इस लाइन सॉल्यूशन वाली लाइन के साथ मैंने क्या किया, दो कॉलम्स का आपस में रेशियो लिया, जैसे 8 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 2, ये आ गया। फिर इसी तरह 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2। तो ये मुझे बोल रहा है यार यहाँ पे आपके पास दो इक्वल रेशियोज आ रही हैं। अब ये देखें, ये यहाँ पे आपको यहाँ से यहाँ का सॉल्यूशन बताने की कोशिश कर रहा है। ये कह रहा है यहाँ से अगर आप यहाँ पे जाएंगे ना तो यहाँ से आपके पास दो इक्वल लाइंस जो है ना अकर कर जाएंगी। ऐसी लाइन की जहाँ से आपको मुश्किल हो जाएगी कि आप किसकी तरफ जाएं। ठीक है, इक्वल रेशियो आपको ये चीज़ बता रही होती है। तो जब भी इक्वल रेशियो आपके सॉल्यूशन में आ जाए तो आप क्या बोलेंगे, यहाँ पे हमारे पास डीजेनरेसी है। और डीजेनरेसी है जब दो इक्वल हैं तो आप क्या करेंगे, उसी किसी एक इक्वेशन को, लेट्स सपोज मैंने आपको यहाँ पे ग्राफिकली क्या बोला था, मैंने ग्राफिकली कहा था मैं इस वाली इक्वेशन को रिमूव कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे भी सेम वही काम करेंगे। आप बोलेंगे लेट्स सपोज ये वाली जो इक्वेशन है ना, मैं इसको अपनी इक्वेशन से रिमूव कर रही हूँ। ठीक है, ये मुझे नहीं चाहिए। अगर ये नहीं चाहिए तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे इंग्लिश में नीचे साथ बात लिखेंगे सारी की सारी कहानी की। यहाँ पे डीजेनरेसी कर गई है तो मैं जो है इक्वेशन 2 को क्या कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। और देन हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे यहाँ पर। जब मैंने रिमूव कर दी, ये दरमियान में मैंने सॉल्व किया कि अगर आप ऐसी प्रॉब्लम को मज़ीद आगे सॉल्व करना शुरू कर दें तो आपके साथ क्या मसला होगा। अगर आप ऐसी प्रॉब्लम को मज़ीद आगे सॉल्व करना
करने पड़ जाएं तो आपके पास ऑप्टिमल सोल्यूशन तो आ जाएगा, मे भी जल्दी आ जाए, एक स्टेप में आ जाए, मे भी 2 स्टेप्स में, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आप लूप में फंस जाएंगे। ठीक है, कैसे लूप में फंसेंगे, आप यहाँ से यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपको पता चलेगा यार ऑप्टिमल तो नहीं है, फिर आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे जाएंगे, फिर यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ पे, तो कंफ्यूज होते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपको हमेशा आगे की तरफ लीड करता रहेगा। और या फिर ऐसा भी हो सकता है, यहाँ से आप यहाँ पे आए, यहाँ से यहाँ पे आए, आपने कहा यार यहाँ पे तो ऑप्टिमल नहीं है, फिर आपको लगा यहाँ पे ऑप्टिमल था, यहाँ पे आए, फिर ये आपको गाइड कर रहा था 2 की रेशियो के साथ यहाँ पे, जब ये यहाँ पे गाइड कर रहा था, फिर आपने आके यहाँ पे देखा यार यहाँ पे भी ऑप्टिमल नहीं है, तो आपके पास लूप्स क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, लेकिन सोल्यूशन क्या था, पहले ही आपको मिल गया था। तो उस केस में मैंने बताया कि आपको एक इक्वेशन क्या करनी पड़ेगी, कंसिडर करना पड़ेगी कि ये इक्वेशन मेरे पास बेहतर नहीं है, मुझे इसे क्या कर देना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए। तो मैंने कहा जी ये वाली इक्वेशन जो है ना, इसको रिमूव कर देता हूँ, रिडंडेंट इक्वेशन। यहाँ पे नज़र सही नहीं आ रहा, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर मैं इसको जूम आउट करूँ तो अब ये कुछ काबिल नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने एक इक्वेशन रिमूव कर दी। मेरे पास पहले तो यहाँ पे 3 इक्वेशंस थी, इस वही प्रॉब्लम है, लेकिन अब मेरे पास यहाँ पे क्या बच गई, खाली दो, पहले 2 इक्वेशंस थी, अब मेरे पास सिर्फ एक ही इक्वेशन बच चुकी है। सही है, दूसरी को रिमूव कर दिया, और अब मैं इस सिंगल इक्वेशन को लेके इसका टेबल बनाऊंगा। ये टेबल मैंने बना लिया, यहाँ पे सिर्फ S1 है, S2 वाली इक्वेशन पूरी की पूरी रिमूव हो चुकी है। ये करने के बाद मैंने इसको एक ही इटरेशन में मैंने सॉल्व किया, और मेरे पास आंसर क्या आ गया, 18 आ गया, बिना किसी मुश्किल के। जहाँ तक था हमारा ये लेक्चर नहीं था, तो यहाँ पे हमारे पास ये सोल्यूशन आ गया जी। तो अब है हमारा दूसरा टॉपिक, अल्टरनेटिव ऑप्टिमा। ये केस क्या होता है कि आपके पास सोल्यूशन जो है ना, इनफाइनाइट रेंज तक अकर कर जाता है, 2 पॉइंट्स के बीच में कहीं पर भी अकर कर जाएगा। जैसे आपका ये आपके पास आपकी का ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, सॉरी, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जब इस लाइन पे मीट करेगा, अपने फिजिकल सोल्यूशन से मिलने आ रहा होगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, इनफाइनाइट जो होगा सोल्यूशन सेट्स मिलेंगे। वो कहेगा ये भी मेरा सोल्यूशन है, ये भी मेरा सोल्यूशन है, इसके बीच में जितने भी इनफाइनाइट पॉइंट है, जैसे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 0 है, तो ये 0.1 0.2, उसके अंदर भी 0.001, और सारे के सारे इनफाइनाइट आपके पास नंबर्स आ जाएंगे। ऐसे केस को ग्राफिकली तो हमने समझ लिया, लेकिन अलजेब्रिकली इसको कैसे देखा जाता है, तो हम आते हैं यहाँ पे। अलजेब्रिकली इसको ऐसे देखा जाता है कि जब आप अपना टेबल बनाते हैं, उसके ऊपर सारे के सारे वही ऑपरेशंस कर रहे होते हैं, करते करते एक वक्त पे आप देखेंगे आपके पास ये बेसिक कौन सा है। यहाँ पे आपका बेसिक है x2, और फिर आपका बेसिक है s2। अब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में एक चीज़ बताई थी कि x2 के ऊपर और नीचे सारी वैल्यूज़ 0 होनी चाहिए, जो कि हैं, सही है, और S2 के ऊपर और नीचे वैल्यू सारी की सारी 0 होनी चाहिए, तो गुड है। ये दोनों के दोनों तो बेसिक हैं, ये चीज़ क्लियर हो गई। लेकिन होना क्या चाहिए, बेसिक के अलावा जो भी नॉन बेसिक है, और इस वक्त नॉन बेसिक कौन कौन से हैं, नॉन बेसिक है x1, और नॉन बेसिक है इस वक्त s1। तो ये कभी भी अगर आपके पास z लाइन में जो कि आपकी कौन सी है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन वाली लाइन है, उस लाइन में कभी 0 नहीं होने चाहिए। ठीक है, जबकि ये यहाँ 0 हो गया है, इसे 0 नहीं होना चाहिए था। 0 तो होने का हक सिर्फ x2 के पास है और s2 के पास है, x1 के पास या s1 के पास नहीं है, लेकिन x1 यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये इसने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो ये आपको बताना ये चाहता है कि x2 पे ही यहाँ पे आपके पास खाली सोल्यूशन नहीं है, ये आपको गाइड कर रहा है ऑप्टिमल सोल्यूशन यहाँ पे है, लेकिन जब हम x1 को देखते हैं, यहाँ पे x1 बेसिक ही नहीं है। सही है, तो इसका मतलब ये है x2 और x1 दोनों ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बीच में हमारे पास सोल्यूशन अकर करेगा। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, फिर ऐसे केस में हम पहले तो देखेंगे ना, यहाँ पे जब 0 करके आ गया, जो 0 आ रहा है ना, उसको हम एंटरिंग कर देंगे। हम कहेंगे यार इसको बहुत शौक है, ये कहता है मैं बेसिक हूँ, तो चलो इसको बेसिक बना के देखते हैं। तो इसको हमने यहाँ पे बेसिक बनाना है। अब इसको इंटर करवाएंगे, ठीक है, इंटर करवाएंगे तो तभी बेसिक बनाएंगे ना। इंटर करवाया तो यहाँ पे ये x1 क्या बन गया, बेसिक बन गया। तो अब कोई जब x1 को इंटर कराएंगे तो कोई एग्जिट भी होगा। कौन एग्जिट हुआ इसके बदले में, इसके बदले में s2 क्या हो गया, एग्जिट हो गया।
यहाँ पे S2 एग्जिट हो गया, x1 इंटर हो गया, x1 अब 0 है और x2 अब क्या है, 0 है। और उसके अलावा एक तीसरा मेहमान S2 खुद ब खुद कहता है भैया मैं 0 हूँ, सही है, अब मैं बेसिक हूँ। तो हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि ये जो दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ना जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं वो सारे के सारे ही सोल्यूशन है। ऑप्टिमल यहाँ पे भी मुझे मिल रहा था, ऑप्टिमल यहाँ पे भी मिल रहा है। अगर मैं S2 को वापस से इंटर कर रहा हूँ, देखो S2 अगर यहाँ पे बेसिक था तो दोबारा से हुई ऑप्टिमल। तो इन ये दो ऐसे पॉइंट्स हैं, मतलब कभी S2 इंटर करेगा, जैसे यहाँ पे S2 पहले था और x1 ने क्या कर दिया, यहाँ पे अपनी एंट्री मार दी, तो x2 और S2 आपस में चेंज शिफ्ट होते रहेंगे। ये कहेगा, कभी एक बोलेगा वो ऑप्टिमल सोल्यूशन, कभी दूसरा बोलेगा वो ऑप्टिमल सोल्यूशन है। तो हम ये कहेंगे ना तुम हो ना तुम हो, बल्कि तुम दोनों के बीच में सारे के सारे, तुम दोनों भी हो और तुम दोनों के बीच में सारे के सारे ऑप्टिमल सोल्यूशन है। तो मैं वाले को इस वाले टेबलों को नाम दे दूंगा लेट्स सपोज ए का, और इस वाले टेबल को मैं नाम दे दूंगा लेट्स सपोज बी का। सही है, दोनों को मैंने नाम दे दिए और मैं बोलूँगा लाइन ए और बी दोनों में हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। ओके हो गया, ये हमारे पास था केस नंबर 2 अल्टरनेटिव ऑप्टिमम। उसके बाद हमारे पास केस है, केस नंबर 3 जो कि है अनबाउंडेड सॉल्यूशन का। अनबाउंडेड सॉल्यूशन में आपके पास क्या होता है, यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस अकर कर जाते हैं। जैसे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस तो अकर नहीं करते सॉरी, लेकिन इनफाइनाइट आपके पास सॉल्यूशन स्पेस अकर कर जाती है। सही है, तो यहाँ पे आपके पास कोई भी ऑप्टिमल टेबल नहीं आएगा, कोई भी आपके पास ना लीव नहीं करना चाहिए टेबल को। वहाँ पे ऊपर वाले केस में तो दो बार बार खुद को बोल रहे थे ना भाई मैं लीव करूँगा मैं लीव करूँगा, लेकिन इस केस में कोई भी लीव नहीं कर रहा होगा, सारे के सारे बोलेंगे यार जान छोड़ो हमें तंग मत करो। तो आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन लेट्स सपोज यहाँ पर आपका आ रहा है, तो ये ग्राफिकली इसको तो पहचान लिया, लेकिन इनफाइनाइट सॉल्यूशन स्पेस, लेकिन हम इसको अलजेब्रिकली कैसे पहचानेंगे। अलजेब्रिकली पहचानने का तरीकाकार ये है कि आपके पास जब आपका कोई भी इंटरिंग वेरिएबल लेट्स सपोज ये मैक्सिमाइज़ करना था हमने इस केस में, तो हमने इसको मैक्सिमाइज़ किया। अब मैक्सिमाइज़ के केस में सबसे मिनिमम वैल्यू को लेना होता है, मिनिमम वैल्यू के लिए इसका रेशो मैंने इसके साथ लिया, तो ये 10 डिवाइडेड बाई -1 जो कि लेस देन 0 है, -10 आएगा तो इसको इग्नोर कर देंगे। देन यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 2 10 आ गया, तो ये तो खैर इजी हो गया, इंटर हो गया। लेकिन यहाँ पे अगले स्टेप में आपके पास मसला आ रहा है। S1 यहाँ पे बोल रहा है मुझे इंटर करो, लेकिन जब मैंने इस लाइन को 20 डिवाइडेड बाई 0 किया तो यहाँ पे क्या आ गया इनफाइनाइट, और 10 डिवाइडेड बाई -1 किया तो आ गया -10। अब देखें इंटर तो कोई ना कोई कर रहा है, लेकिन एग्जिट करने का किसी को दिल नहीं कर रहा। ठीक है, सारे की शायद बाहर ठंड है बहुत ज़्यादा, इसी वजह से वो बाहर नहीं जाना चाहते, वो कहते हैं यार हमें यहाँ पे स्टे करना है। तो इस केस में आप क्या बोलेंगे, आप अपने प्रीवियस स्टेप पे जाएंगे और अपने प्रीवियस वाले स्टेप को क्या बोलेंगे, ये हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। सही हो गया। और उससे पहले वाले केस का मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पे ऑप्टिमल सॉल्यूशन इनफाइनाइट पूरी की पूरी लाइन में होंगे, और उससे पहला जो था एक रिडंडेंट इक्वेशन मूव करेंगे और आपके पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ जाएगा। अब चलते हैं हमारे चौथे केस की तरफ के वहाँ पे ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होगा अगर नॉन एग्जिस्टिंग या इनफिजिबल सॉल्यूशन आ जाता है। इसका मतलब ये एक इक्वेशन का फिजिबल स्पेस इस तरफ है, दूसरी इक्वेशन का फिजिबल स्पेस उस तरफ है। अब अगर देखा जाए तो ये दोनों जाके मीट कहाँ पे करते हैं, ये दोनों मीट यहाँ पे करेंगे, कहीं यहाँ पे। सही हो गया, यहाँ पे बीट कर रहे हैं। लेकिन क्या ये हमारे कंस्ट्रेंट्स को फॉलो कर रहे हैं कि x1 भी 0 होना चाहिए, x2 भी 0 होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये तो हमारे जो बेसिक कंस्ट्रेंट है उसी को ही पूरा नहीं कर रहे। इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास तो कभी ऑप्टिमल सॉल्यूशन होने नहीं वाला। सही है, तो हमारा फिर ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा कहाँ पे, अगला क्वेश्चन ये बनता है। तो खैर जब आपके पास ऐसी इक्वेशन आ जाए तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे या हम इसको कैसे पहचानेंगे। सॉल्व तो नॉर्मल वही कर रहे होते हैं, पूरे का पूरा वही तरीका है जो पहले 4 लेक्चर्स में मैंने बता दिया। अगर आप पहले 4 लेक्चर्स देख लेंगे आपको पता चल जाएगा कि कैसे सॉल्व किया जाता है। ये सिर्फ पहचान है कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या करना है, ये सिर्फ मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ। 4 केसेस हैं जो कि अकर कर सकते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। और अब है हमारा लास्ट वाले केस को अलजेब्रिकली पहचानने वाली बात। तो इसको आप ऐसे पहचानेंगे कि आपका सोल्यूशन आप जब भी देखते जाएंगे तो ये नेगेटिव की तरफ आपको गाइड करता जाएगा। एक तो ये सोल्यूशन नेगेटिव होगा और जो आपने आर्टिफिशियल वेरिएबल लिया होगा ना वो पॉजिटिव होगा।
सही है। ये पॉजिटिव होने का मतलब होगा कि आपने काम तो ठीक किया है, लेकिन उसके बावजूद आपका आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो आप इसको क्या कंसिडर करेंगे, आप इसको बोलेंगे ये हमारे पास नॉन एग्जिस्टिंग या इनफिजिबल सिचुएशन है। यहाँ पे हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।